गेस हमें डर इस बात से नहीं लगता कि हम कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, हमें डर लगता है रिजेक्शन से। इसे केटर करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ट्राई करते रहो। आप तब तक ट्राई करते रहो जब तक आपको आपके हिसाब का या आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिल जाए। मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स ज़्यादा करती हूँ, मैं वेडिंग इवेंट्स लिमिटेड करती हूँ क्योंकि बहुत सारे वेडिंग क्लाइंट्स को क्वालिटी में फ़र्क समझ नहीं आता। कॉर्पोरेट इवेंट्स चैलेंजिंग होते हैं, हर कॉर्पोरेट अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, उनका मैनेजमेंट अलग है एंड उनकी वैल्यूज़ अलग है। सो वेडिंग ना मुझे लगता है बड़े मज़ेदार इवेंट होते हैं। वेडिंग में कुछ नहीं करना होता, आप बस जाते हो अच्छे से सुंदर से बन के, और आपको बहुत ज़्यादा फिल्टर्स नहीं लगाने होते, आपको बहुत सोचना नहीं होता बोलने से पहले। आप बस क्राउड को देखते हो, उनको चीयर करते हो, उनकी एनर्जी को कैपिटलाइज करते हो, बहुत मजे करते हो क्योंकि डांस हो रहा है, परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं। बट ये ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा लगता है। फ्रीलांसर के स्ट्रगल्स अपने होते हैं। जब काम आ रहा होता है ना तो आपको लगता है कि जितना काम आ रहा है आप ले लो, क्योंकि फिर आपके पास कब तक काम नहीं होगा आपको नहीं पता है। You know, even if you're dying, you'll have to deliver because as they say, show must go on. Go on, exactly. वो एक पर्टिकुलर सीजन होता है जब सबसे ज्यादा डिमांड होती है आर्टिस्ट की मार्केट में। आप इतनी सारी चीजों को मिस कर देते हो, you know, you miss celebrations with your close ones, you miss a few birthdays. Yes, that's how it is. क्योंकि मैं फ्रीलांसर नहीं हूँ, बट मैं पूरा समझ सकता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे। सो यस, हम एक और पॉडकास्ट के साथ वापस आ चुके हैं। सो हमारी नई गेस्ट है, अपना नाम बताइए और अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। ये तो मेरे क्वेश्चंस में नहीं था, बट मेरा नाम भावना है और मैं एक फ्रीलांसर एमसी हूँ। एमसी एज इन मैं एंकरिंग करती हूँ, दूसरे वर्ड्स में मुझे लाइव शो होस्ट बुला सकते हैं। हाँ, जो कि मुझे देखने से लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है वो, बट वो तो अब आप ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे क्योंकि आप वो करते हो। आज भावना सारी बातें खोलेगी और बताएगी कि it's not that easy, but again it's not that tough also. So first question इसी के साथ मैं भावना से पूछूंगा कि उसकी लाइफ में मतलब वो अपना थोड़ा जर्नी के बारे में बताए, और उसका पैशन इस जॉब को लेके या इस काम को लेके कैसा है। So you can just let us know. Okay, so Amrit, as we talk about my journey, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंटरेस्टिंग ऐसे है, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं एक ऑडिशन के लिए गई, और ऑडिशन एक एंकर के लिए था, एक टीवी एंकर के लिए था। ऑडिशन क्लियर हो गया मेरा, आई डोंट नो हाउ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था एंकरिंग क्या होती है, बट दे गेव मी अ फ्यू लाइन्स, आई सेड इट ऑन कैमरा, they were happy, they asked me for a trial shoot. So फिर मैं लाजपत नगर गई ट्रायल शूट के लिए। अब जब मैं ट्रायल शूट के लिए लाजपत नगर गई, पहले उन्होंने मुझे कुछ रेफरेंस के लिए वीडियोस दिखाई, एंड उसमें कोई एक एंकर था जो ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछ रहा था ओवर द माइक, रैंडम स्ट्रेंजर्स से कुछ फन क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल उसमें से एक क्वेश्चन था कि एक हाथी पानी में गिर गया, बाहर कैसे आएगा। आई स्टिल आस्क दैट क्वेश्चन टू माय ऑडियंस लाइक फॉर फन। सो देन ये वीडियोस देखने के बाद हम लाजपत नगर मेन मार्केट गए। लाजपत नगर मेन मार्केट में मैं बहुत नर्वस थी, लाइक लिटरली मेरे पैरों में क्रैम्प्स थे, एंड रैंडम लोगों से जाके मुझे बात करनी थी और ऐसे फन क्वेश्चंस पूछने थे। मैंने वो क्वेश्चंस पूछे, एंड क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रही थी तो I don't know how it went so well, but I was like, oh, ये मैं कर सकती हूँ। So ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, ट्रायल शूट हो गया, उसका कभी फाइनल शूट नहीं हुआ, हमने कभी उस सीरीज में काम नहीं किया। बट उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे पास एक क्वेरी आई, जहाँ पे 2012 की बात है, मेरे बर्थडे मंथ में टाटा मोटर्स का एक इवेंट हो रहा था एक मॉल में। 10 दिन का इवेंट था। दे वर पेइंग मी 2500 पर डे, which means 25,000 मेरे बर्थडे मंथ में, जब मैं कॉलेज में हूँ। So I was so excited, without saying any if and buts, without asking any questions, I was like, I am doing it. And I went for it.
एंड मतलब मेरे बर्थडे वाले मंथ में मैंने इतने पैसे कमा बट लिए तो तुम कॉलेज में ही थी? मैं कॉलेज में थी, आई वाज स्टिल इन कॉलेज, सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट यू नो कॉलेज में मोटा पैसा आ रहा है सॉर्ट ऑफ, सो आई अर्न दैट मनी, आई हैड अ ग्रेट बर्थडे मंथ एंड उसके बाद फिर जो भी काम आता मैं चुपचाप ले लेती थी, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो नाइस। बट तुम्हें जब तुम गई तो तुम्हें ऐसा लगा कि यार मतलब मैं इसको कर पाऊंगी या नहीं, या फिर जब तुमने फर्स्ट, क्योंकि ये बहुत यार मैं क्योंकि व्लॉगिंग करता हूँ, मुझे Right. पता है इट्स सो डिफिकल्ट जब पब्लिकली आप खुद का ही व्लॉग बना रहे होते हो, बट तब भी आप इतना डर रहे होते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग जज अरे, करेंगे, लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे। और तुम्हारे में तो केस में उल्टा ही है कि तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हो, Right. तो ऑब्वियसली उस टाइम बहुत डर भी लगा होगा। Right. और जब तुमने वो कर लिया होगा तो तुम्हें लगा होगा कि मतलब अब तो यार मैं कर सकती हूँ। सो अमृत, अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। आई गेस हमें डर इस बात से नहीं लगता कि हम कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, हमें डर लगता है रिजेक्शन से, कि हम जब किसी को अप्रोच करेंगे और वो हमें रिजेक्ट कर देगा तो वो जो नेगेटिव फीलिंग है यू नो कि ओ शायद मुझ में ही कुछ कमी थी, इसीलिए इसने मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं किया या मेरे क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, हमें उससे डर लगता है। एंड आई थिंक इसे केटर करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ट्राई करते रहो। बहुत अच्छी बात है। आप तब तक ट्राई करते रहो जब तक आपको आपके हिसाब का या आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिल जाए, एंड दैट आई स्टिल अप्लाई फॉर व्हाटएवर इवेंट्स आई एम डूइंग, वेदर आई एम डूइंग इट फॉर द बिगेस्ट ऑफ द स्टेजेस, वेदर आई एम डूइंग इट फॉर द नॉर्मल स्टेजेस, आई ऑलवेज इम्प्लाई दैट। मैं देखती हूँ, ऑडियंस को रीड करती हूँ, मुझे लगता है कि ये पार्टिसिपेट कर सकता है, अब पता चल गया इतने सालों में कि हाँ ये बात करने वाला आदमी होगा, इससे बात कर सकते हैं, सो मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ, उसी के पास जाती हूँ, और नहीं भी जवाब देता सो व्हाट, आप उसको टालो और आगे बढ़ो। ये बहुत अच्छी बात कही। मतलब हाँ, शायद लोग इसी चीज़ के लिए सोच लेते हैं कि अरे शायद मुझे रिजेक्शन मिल जाए तो मैं काम ही नहीं करता, बट ऑब्वियसली जैसे भावना ने बोला कि वो नहीं सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और कभी ना कभी तो हाँ आएगी ना, किसी ना किसी से तो हाँ आएगी, तो आप उस चीज़ से मोटिवेट होगे और आपको वो चीज़ आगे करने के लिए और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। सो बहुत ही अच्छा भाई आंसर दिया है भावना ने, आई एम सो हैप्पी। और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि अब तो यू आर इन दिस फील्ड राइट, अब तुम बहुत छोटे मोटे भी नहीं है गाइस, बहुत अच्छे इवेंट्स करती है वो, और वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बोल देता हूँ कि मैं इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको कभी भी इवेंट के लिए इसको कांटेक्ट करना है तो यू कैन कांटेक्ट हर डायरेक्टली। वेरी काइंड। तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि चल ठीक है, ये जर्नी तेरी आगे बढ़ गई, अब तुझे इवेंट्स मिलने लग गए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो लाइव इवेंट का कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करो हमारे साथ भाई। लाइव इवेंट का एक्सपीरियंस शेयर करूं, सो कॉर्पोरेट के बारे में बात करना चाहोगे या वेडिंग इवेंट्स के बारे में? पहले तो तू ये भी बता दे कि तू क्या क्या कवर करती है। ऑलराइट, सो ऑल्दो मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने मॉल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के साथ स्टार्ट किया, एंड उसके बाद मैंने कुछ वेडिंग्स की, उसके बाद मैंने एक जॉब की, और जॉब के साथ साथ मैंने इवेंट्स किए, एंड आई गेस दैट वाज रियली चैलेंजिंग बट इट वाज फन ऑल्सो, क्योंकि बॉडी में उतनी एनर्जी होती थी कि मैं उतना काम कर पाती थी। एंड उसके बाद जब मुझे लगा कि जॉब से मुझे उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने मुझे चाहिए, ना एक्सपोजर मिल रहा है ना लर्निंग मिल रही है, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट एमसीइंग इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू फुल टाइम। सो अभी की अगर मैं बात करूं, मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स ज़्यादा करती हूँ, एंड मैं वेडिंग इवेंट्स लिमिटेड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वेडिंग क्लाइंट्स को क्वालिटी में फ़र्क समझ नहीं आता, and which is why they negotiate a lot, and right now at this point I can't really take care of the negotiation part when I can take care of the quality part, so it's more corporate। and live event की अगर मैं बात करूँ, मैं दोनों का छोटा छोटा सा जिस्ट दे देती हूँ। कॉर्पोरेट इवेंट्स चैलेंजिंग होते हैं, चैलेंजिंग इसलिए होते हैं क्योंकि हर कॉर्पोरेट अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, उनका मैनेजमेंट अलग है, एंड उनके वैल्यूज अलग है। तो जब भी आप किसी कॉर्पोरेट के साथ काम करने के लिए जाते हो तो आपको वो सारी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है, विच मीन्स कि आपको
शुरू से सीखना पड़ता है उस नई कंपनी के बारे में जिसके लिए आप काम करने जा रहे हो। हाँ, ये तो है। फिर आपको उनके ऑडियंस को समझना पड़ता है, ठीक है। कि क्या एज ग्रुप है, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस ज्योग्राफी से आ रहे हैं, एंड किस लेवल पे वो उस कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स आपको समझने पड़ते हैं। ठीक है। फिर आपको समझना पड़ता है इवेंट टाइप क्या है। क्या एक फॉर्मल इवेंट है, ये सेमी फॉर्मल सेटिंग है, या फिर ये एकदम फन सेटिंग है। आपको ये समझना पड़ता है, और ये बहुत कुछ समझना पड़ता है। राइट। और ये सब समझने के बाद आप जाते हैं, एप्रोप्रिएट स्क्रिप्ट बनाते हैं, और उसे डिलीवर करते हैं। तो वो आप ही बनाते हैं? कभी मैं बनाती हूँ, कभी क्लाइंट्स देते हैं, सो डिपेंड करता है। और कभी कभी मिक्स भी होता है कि कुछ जो एकदम टेक्निकल पार्ट है वो क्लाइंट्स यूजुअली प्रेफर करते हैं कि उनकी साइड से आए, एंड जो जनरल पार्ट है दैट आई टेक केयर ऑफ। सो नाउ लाइव इवेंट का एक्सपीरियंस एज एन एमसी, जो आपको काम दिया जा रहा है, जब आप उसे सक्सेसफुली डिलीवर कर देते हो, ठीक है, तो वो जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, यू नो, यू आर डीलिंग विद 200, 300, 500 और मे बी 5000 पीपल एट वंस, वो आपको रात को इतनी खुशी देता है सोने से पहले, जो कोई और काम आई गेस अगर मैं कर रही होती तो शायद नहीं दे पाता। यू नो, इट्स डिफरेंट, द हैप्पीनेस ऑफ डिलीवरिंग। बट उसमें भी आपको स्क्रिप्ट खुद बनानी पड़ती है? बहुत बार बनानी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं, आप को हम अपना मटेरियल दे रहे हैं, यू हैव टू जस्ट यू नो मे बी रीड इट और बी वेरी वेरी फॉर्मल अबाउट इट, सो इट्स बोथ वेज। एंड वेडिंग्स ऑन द अदर हैंड, हाँ, वेडिंग में क्या, वेडिंग में पूछना है मुझे वैसे। वेडिंग में पूछना है, सब जानना चाहते हैं। सो वेडिंग ना मुझे लगता है बड़े मजेदार इवेंट होते हैं। ठीक है, वेडिंग में कुछ नहीं करना होता, आप बस जाते हो अच्छे से सुंदर से बन के, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा फिल्टर्स नहीं लगाने होते। आपको बहुत सोचना नहीं होता बोलने से पहले। आप बस क्राउड को देखते हो, उनको चीयर करते हो, उनकी एनर्जी को कैपिटलाइज करते हो, और बहुत मज़े करते हो, क्योंकि डांस हो रहा है, परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, कोई बैंड परफॉर्म कर रहा है, सो इट्स ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन। बट ये ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा लगता है, और ये जितने टाइम आप स्टेज पे होते हो ना, उतने टाइम ही बड़ा अच्छा लगता है। द मोमेंट योर वर्क गेट्स ओवर, बिकॉज इतना ज़्यादा लाउड म्यूजिक, इतनी ज़्यादा लाउड लाइट्स होती है कि बाय द एंड ऑफ द डे आप रियलाइज करते हो कि आप अपनी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर चुके हो, एंड देन यू जस्ट लुक फॉर अ काम कॉर्नर। हाँ, ये तो है। शादियाँ तो वैसे ही, इंडियन बिग वेडिंग्स, बहुत शोर शराबा, उसके बाद में तो वैसे ही थकान सबको चाहिए होती है, तो आपका काम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है। it takes a lot of energy. I can understand. तो जैसे कॉर्पोरेट में मुझे एक चीज़ पूछनी है कि जैसे कुछ गेम्स होते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है क्लाइंट पे, या वो तुम पे डिपेंड करता है? फॉर एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इसके दो पार्ट बताती हूँ। ठीक है। वन इज कि क्लाइंट आपको बता देता है कि इवेंट में हम बस चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस को एंगेज करो। ठीक है। एंगेज करो कि ऑडियंस को भी मज़ा आए, हाँ। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मज़ा आए। ठीक है। एंड दूसरा ये होता है कि आप हमारे ऑडियंस को एंगेज करो, बट आप कुछ उल्टा सीधा मत करवाना। जो मुझे लगता है बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरे क्लाइंट ने बताया कि उन्होंने किसी एमसी को हायर किया, एंड एक फुल फ्लेजेड कॉर्पोरेट इवेंट चल रहा है, और उस कॉर्पोरेट इवेंट के आर&आर सेरेमनी के बीच में एमसी ने कुछ मेल पार्टिसिपेंट्स को उसी कॉर्पोरेट में से स्टेज पर बुलाया, एंड उन्होंने, जो एमसी थे, उन्होंने उन पार्टिसिपेंट्स को बोला कि अब आपका चैलेंज ये है गेम के नाम पे कि आपको प्रेग्नेंट वुमेन की तरह वॉक करनी है स्टेज पे, एंड ऑडियंस जिसके लिए सबसे ज़्यादा तालियां बजाएंगी वो जीत जाएगा। नाउ इमेजिन द लेवल ऑफ एम्बैरेसमेंट ऑफ अ पार्टिसिपेंट। हो सकता है उस टाइम वो मजे मजे में कर भी दें, बट कल को उन्हें उसी कंपनी में वापस काम करने जाना। एग्जैक्टली, हाँ। सो ये मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिली कि भावना, व्हाटएवर यू डू, प्लीज डोंट डू एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। एंड आई एम अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन ऑन स्टेज। आई लाइक टू हियर टू व्हाट माय क्लाइंट सेज। आई वाज लाइक, ठीक है, आपके कॉर्पोरेट के जो वैल्यूज है ना, हम उसके अराउंड कोई एक्टिविटी कर सकते हैं।
सो हर कॉर्पोरेट की वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल Adobe हैज दिस ग्रेट वैल्यू वेयर दे से बी जेन्युइन. ओके. सो बी जेन्युइन में जब आप कोई एक टीम बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी आप प्लान कर रहे हो तो आप उस वैल्यू को उसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हो एंड यू नो मेक द एंटायर थिंग लुक लाइक कि ओके ये एंगेजमेंट एक्टिविटी है बट इसका एक पर्पस है. ठीक है. सो दैट्स हाउ आई लाइक टू वर्क. ओके. और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे तुमने जो एग्जांपल दिया ना वो बहुत अच्छा एग्जांपल था, क्योंकि मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया है और ऐसा होता था कि अगर कोई पार्टी है या कुछ है, सपोज आप ड्रंक होकर आपने कुछ ऐसी हरकत कर दी, Right. वो जब तक आप कंपनी में हो ना तब तक आपको सब टीज करेंगे. Absolutely. आपका एक नाम रख दिया जाएगा. Right. तो वो बात इसीलिए मैं वो एकदम से ना मैंने रिलेट की कि मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, तो इसीलिए. Yeah, so moral of the story is do not participate when you're drunk. हाँ, एग्जैक्टली. तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एनी फन लाइक इंसिडेंट, कुछ ऐसा जो इवेंट में हुआ हो जो तुम्हें आज तक याद है कि ऐसा हुआ था, ये इट वाज सो फनी और वो मैं अभी तक नहीं भुला पाई हूँ. Well, I guess funny ना almost होता रहता है and anyway I'm a person who finds comedy in tragedy. But मेरे को 2 incidences जो अभी याद आ रहे हैं, एक मैं corporate से बताती हूँ, एक मैं wedding से बताती हूँ. So मेरी life का proper corporate event था, first ever corporate event for Genpact. ठीक है. ना हमने, क्योंकि मेरा पहला इवेंट था तो मैंने डबल मेहनत ट्रिपल मेहनत पता नहीं कितनी बार मैं उनके ऑफिस में गई, स्क्रिप्ट को पढ़ा, टाइमिंग सेट करी, सब परफेक्ट था until the day of the event. ठीक है. नाउ इवेंट का डे है एंड क्योंकि मेरा पहला कॉर्पोरेट इवेंट है, मैं एकदम सज धज के मैंने निकाली अपनी चेंज वाली हील. ठीक है. ठीक है. That was the most stupid thing anybody can do. So मैंने चेंज की हील निकाली. नाउ आइडिया ये था कि मैं स्टेज पर जाऊंगी और बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा होगा. 2 नंबर में देवा तेरी उच्ची एडी हील नो, ये एक बड़ा पॉपुलर गाना है बिलाल सैयद का. एंड ये गाना जो है मेरे मेल को एमसी जो है, मेरे मेल पार्टनर होस्ट जो है, वो मुझे डेडिकेट कर रहे हैं. ठीक है. नाउ मैं अमृत इतनी नर्वस थी क्योंकि एक तो बड़ा कॉर्पोरेट है, जनपैक्ट इज अ बिग कंपनी. It is obviously. And they had their dignitaries traveling from abroad. So वो double nervousness and I was very young. I guess I was about 20 to 23 years old. ठीक है. So मैं इतनी नर्वस थी और ऊपर से मैंने चेंज की हील पहनी हुई थी. मैंने जैसे ही स्टेयर्स चढ़ी, मैं स्टेज पर गिर गई. Shit. So now hundreds of people sitting in front of me and the MC is lying on the floor. And then I was like, okay, what do you do? So I got up, like I gathered my strength, my courage. I got up and then I was like, अभी क्या करें, इसको situation को handle कैसे करें? So I had this idea. मैंने co-host जो थे मेरे, जो Genpact से ही थे, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आपकी नजर लग गई, आप ये गाना गा रहे थे ना 2 नंबर देवा, मेरी ऊंची एडी हील को आपकी नजर लग गई. That's how I fell and be covered up. मतलब hats off to you, इसने उस चीज को पॉजिटिवली लिया, वरना कोई होता उसका कॉन्फिडेंस, उसका सब कुछ वहीं मतलब गिर जाता और वो आगे शायद कंटिन्यू भी ना कर पाता. और ये इस चीज को फनी चीज में बता रही है तो बहुत बड़ी बात है यार. वेरी गुड गर्ल. थैंक यू. अब वेडिंग वाला बताती हूँ. वेडिंग वाला बता. ये ना बहुत मजेदार है. सो आई होस्ट अ लॉट ऑफ वेडिंग्स एंड अलग अलग तरह के कपल्स होते हैं. सो देयर वाज दिस वेरी क्यूट कपल बट शॉर्ट कपल. एंड दिस ट्रेंड इज गोइंग ऑन, couples get their pre-wedding videos. So this cute couple also had their pre-wedding video. ठीक है. Now the screen was Amrit say about आपका big wedding venues, उसके पूरा का पूरा जो stage area वो एक बड़ा screen लगा हुआ है. Okay. और उस screen पे उस couple की pre-wedding video चल रही है. ठीक है. अब उस प्री-वेडिंग वीडियो में क्या होता है, काला चश्मा जचदा है, वो सॉन्ग तभी रिलीज हुआ था. सो सेटअप कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा किसी आउट ऑफ दिल्ली का सीन है. झाड़ियाँ बनी हुई हैं, ग्रीन झाड़ियाँ और सूखी झाड़ियों के बीच की झाड़ियाँ हैं और कुछ नहीं है. थोड़ी देर तक वो झाड़ियाँ ब्लैंक है. आप सोच रहे हो झाड़ियों में कुछ होगा, कुछ कपल कहीं से आएगा. तो इतने में क्या होता है, लड़का झाड़ियों के बीच में से निकलता है, चश्मा हिलाता है और बोलते हैं काला चश्मा जचदा है. और वो ऐसे ही काला चश्मा जचदा है करते करते झाड़ियों के बीच में नीचे चला जाता है. ठीक है, वो छुप जाता है. अब उसी के साथ में से
लड़की निकलती है, वो भी ऐसे ही अपना चश्मा हिलाते हुए, उसने चश्मा पहना हुआ है, चश्मा मैंने काला चश्मा जचदा है, और ऐसे ही करते करते झाड़ियों में वापस चली जाती है. एंड आई वॉज लाइक ये किस तरह की प्री वेडिंग है. नाउ बिकॉज आई एम होस्टिंग इट, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बट आई कांट लाफ इट ऑन देयर फेसेस बिकॉज द कपल इज स्टैंडिंग राइट देयर. सो आई वाज लाइक ओके भावना, यू कांट लाफ. मैंने पीछे मुंह किया और मैं जितनी जोर से हंसी, मेरी आंखों से आंसू आ गए. एंड बहुत सारी फनी प्री वेडिंग वीडियोस. ये तो बहुत फनी था जो बताया यार, बहुत ही ज़्यादा फनी था. और मतलब मैं ना ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, ये मैंने वैसे बनाया नहीं था बट मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी ऐसा हुआ है भावना कि तूने एक इवेंट ले लिया है, ठीक है, राइट, अब वो तुझे भी नहीं पता और तेरी तबीयत खराब हो गई है, तेरा इवेंट है, राइट, अब तू मतलब उनको मना भी नहीं कर सकती क्योंकि इट्स अ बिग इवेंट, राइट, और तुझे वहाँ तू जा भी नहीं पा रही है. तो Right. उस सिचुएशन में कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है? So, Amrit, as I told you, I like to work with ethics. And अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में इतनी भी एनर्जी है कि मैं इवेंट करके आ सकती हूँ, तो मैं अपनी हेल्थ को साइड कर देती हूँ और मैं जाके काम कराती हूँ. बट मेरे साथ ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइड से इंसिडेंट हुआ एंड बहुत सैडनिंग भी था. तो हुआ ये कि अगर मेरी बॉडी को बुखार है या दर्द है तो वो मैं झेल सकती हूँ. इवेंट के दिन, मतलब उदयपुर की मैंने एक वेडिंग ली थी एंड हमने उस वेडिंग पे कम से कम 4-5 महीने बहुत काम किया. यू नो, लाइक 20-30 वीडियो कॉल्स डिस्कसिंग द इवेंट, प्लानिंग एवरीथिंग. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. मैं सुबह उठी, मुझे फ़्लाइट लेनी थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं निकल रही है. ओके. नाउ अभी आप क्या करोगे, शाम को इवेंट है. तो मेरी मॉम ने बोला कि यू आर नॉट वेल, यू आर नॉट गोइंग. आई वाज लाइक नो, आई हैव कमिटेड, आई हैव टू गो. एंड आई वाज लाइक कि मैं वहाँ उदयपुर जैसे ही लैंड करूँगी, आई विल गो टू द डॉक्टर, आई विल गेट द मेडिसिन एंड आई होप टू बी फाइन बाय द इवनिंग एंड आई विल डिलीवर व्हाट आई नीड टू डिलीवर. सो मैं चली गई, फ्लाइट में बैठी एंड आई हैड एक्सट्रीम हाई फीवर एंड मेरी आवाज़ धीरे धीरे जा रही थी. मैं उदयपुर लैंड हुई, मैंने वहाँ पे डॉक्टर के पास गई, मेडिसिन ली. ही वाज लाइक कि आप शाम तक ठीक हो जाओगे. ठीक है. मैं दोपहर को जब रेडी होने के लिए उठी, आई कंप्लीटली लॉस्ट माई वॉइस. Okay. I lost my voice. Had it been body pain, fever, anything, I would have handled. But I lost my voice. I can't talk. So अभी आप क्या करोगे? और आप उदयपुर में हो. आप अगर दिल्ली में हो तो आप किसी local MC को, you know, you can ask for the help. So then nothing. I told the client that, you know, this has happened to me. It is very saddening for me as well. I apologize, but I can't do anything about it. I will return all the money that I've taken from you and I'll leave. But then event agency told me that, you know, you do something about it. And I gathered whatever energy I had in my body. I wrote everything on a piece of paper. कि ये plan था. I gave it to one of the family member and I was standing there to tell them that this is what you do next. And I am doing all of this by writing on paper because I can't speak. Yeah. And it's loud, you know, अगर मैं थोड़ा भी कुछ करके बोल पा रही हूँ तो इतना ज़्यादा loud है कि वो, you know, you can't, nobody will listen to it. So I wrote everything and somehow it, you know, वो निकल गया event. Now उसके बाद further जब मैं रूम में वापस गई तो I realized कि मेरा हो गया, मतलब there's something absolutely wrong with my body and I need to hire somebody else so that wedding can be saved. Okay. So I talked to the event company and they told me, ठीक है, you please hire somebody. I found another MC. I booked her tickets. I asked her to come. I explained everything to her with whatever little voice I had, and booked her tickets. And it was all sorted. I was like, I'm leaving. I booked my tickets too. Now, उतनी ही देर में, जितनी देर में मैं explain कर रही हूँ, मेरी chest में severe pain हुआ. Okay. राइट हैंड साइड पे बहुत सीवियर पेन. अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता तो मुझे लगता कि मुझे हार्ट अटैक ही आया. इट वाज सो सीवियर एंड आई हैव नोबडी. मैं उदयपुर में किसी एक अलग थलग रिजॉर्ट में हूँ. आई हैव नोबडी विद मी एंड आई कॉल्ड द ड्राइवर जो वहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेट कर रहे थे. मैंने उन्हें बोला आप प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके चलो. I went to the hospital alone. There's literally nobody with me. I was admitted in the emergency. And next day when I came back to my home, I had
oxygen at 82. I had 104 fever. Okay. I lost my voice completely. I was sweating bad. And it is still a trauma that I'm living with. Point is कि वो client उसके बाद भी मेरी जान के पीछे पड़ी रही कि you spoiled our wedding, you did this, you did that. I was like, no, I did whatever I could to save it, but it was very unfortunate. So basically मैं अपनी कहानी में चली गई, वहाँ पे बह गई. बट आइडिया इज कि आप हेल्प करते हो किसी और को हायर करके. हाँ. और जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी सिचुएशन समझेगा. हाँ, ये तो है. सो इट्स वन डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन वेयर even if you're dying you'll have to deliver because as they say show must go on. Exactly. इसी के साथ एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि लोगों को ना बहुत लगता है कि क्योंकि मेरा पार्टनर, मेरा बॉयफ्रेंड भी फ्रीलांसर है, तो लोगों को देखकर बहुत लगता है कि फ्रीलांसर लोगों की लाइफ बहुत मस्त होती है. काम मस्ती होती है. मस्त एज इन काम अगर वो चाहें तो लें, नहीं तो लें. तो मैं ये चाहता हूँ कि तू इस वीडियो के मतलब थ्रू लोगों को ये बता सके कि अगर मजे हैं तो ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग जॉब भी है ये. क्योंकि मैं देखता हूँ अपने पार्टनर को यार, जैसे कि तूने बताया कि बीमार है चाहे कुछ भी है, जैसे तू भी डिलीवर कर जितना हो सकता है उतना करती है ना. उसको भी मैंने देखा है कई बार बुखार हो, शूट है क्योंकि कमिटमेंट की है तो बेचारा जाता है. थका हारा हो चाहे कुछ भी वो जाएगा. और वो यही मुझे बोलता है कि ये देखकर लोगों को बहुत लगता है कि फ्रीलांसर्स की जॉब बहुत अच्छी है, बट कई बार ऐसा होता है काम है तो लगातार है, काम नहीं है तो लगातार नहीं. सो अमृत, इसका एक बड़ा अच्छा मुझे ना आंसर मैं देना चाहूँगी, विच इज़ कि आप लाइफ में जो भी चॉइसेस होती है ना आपकी, वो कॉन्स एंड प्रोस दोनों के साथ आती हैं. So when me and Amlan we chose freelancing, we chose it for a reason. कि we will have the freedom of working. And again you are right. ऐसा लगता है कि फ्रीलांसर है तो जब काम का मन करेगा तब करेंगे, जब नहीं करेगा. बट नहीं, ऐसा नहीं होता. क्योंकि जब काम आ रहा होता है ना तो आपको लगता है कि जितना काम आ रहा है आप ले लो, क्योंकि फिर आपके पास कब तक काम नहीं होगा आपको नहीं पता है. Although इसका दूसरा तरीका ये है that you be best at your work so that you don't have to, you have enough contacts and references and people are always counting on you. The other way to do is through generating great work. But absolutely freelancer के struggles अपने होते हैं. 9 to 5 जॉब नहीं है, बट कभी कभी 9 to 9 जॉब हो जाती है. और कभी कभी 9 to 1 भी होती है. सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के साथ फ्रीलांसिंग आती है. तो ये मैं बताना चाहता था क्योंकि बहुत लोग जैसे कभी मुझसे भी बोल देते थे ना कि अरे फ्रीलांसर है तेरा पार्टनर, कुछ नहीं होता, काम नहीं लेगा उस दिन, अगर काम है उसका अरे छोड़ देगा, किसी और दिन बोल देगा. तो आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं. ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर पहले से ही प्लान्ड है, कोई ऐसे छोड़कर आपके लिए नहीं जा सकता. And there's another disadvantage of being freelancer and of being an artist. So basically जब भी season होता है ना, and when we say season it's like festival season or wedding season or winter season. वो एक particular season होता है जब सबसे ज़्यादा demand होती है artist की market में. अब क्योंकि आपको काम करना है सीजन में ही, क्योंकि ऑफ सीजन में थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहता है, होता है नहीं होता है, कम होता है, आप इतनी सारी चीज़ों को मिस कर देते हो. you miss celebrations with your close ones, you miss a few weddings in your family, you miss a few birthdays, and yes, that's how it is. क्योंकि मैं फ्रीलांसर नहीं हूँ, बट मैं पूरा समझ सकता हूँ कि कई बार मुझे अकेले जाना होता है कहीं पे, तो मतलब समझ सकता हूँ. और मैं क्योंकि हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और शायद अमलान भी आई हैं आसपास, तो वो भी एकदम समझ रहा होगा कि फ्रीलांसर की जो ये बोल रही है वो खुद को भी रिलेट कर पा रहा होगा इससे. तो ठीक है, अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं अब इससे. और आपको आई थिंक जो आपके दिमाग में चीज़ थी फ्रीलांसर और कॉर्पोरेट जॉब को लेकर, वो चीज़ें बहुत क्लियर हुई होगी. सो अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जिसमें तुम कुछ मैसेज या कुछ लोग जो चाहते हैं, जिनको पता नहीं है कि एंकर या होस्ट
बनने में कितनी मेहनत लगती है, उनको लगता है फैंसी, हम फैंसी, हम तैयार तो यूरोप पे जाएंगे, हमें कौन सा वहाँ कुछ करना है, 2-3 बोल के वापस आ जाना है। तो उन लोगों के लिए भी क्या मैसेज देना चाहती हो, और जो ये इसको करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? अगेन अमृत, 2 तरह के एमसीज हैं। हाँ। मोटा मोटा मतलब ऐसे एमसीज बहुत तरह के होते हैं, सबकी अपनी एक एक्सपर्टीज होती है, बट मोटा मोटा 2 तरह के एमसीज हैं अभी आप अगर इंडस्ट्री में देखोगे तो। वन इज कॉर्पोरेट एमसी, अनदर वन इज वेडिंग एमसी, वेयर जॉब ऑफ अ वेडिंग एमसी इज रिलेटिवली ईजियर बिकॉज वहाँ पे ना आपको टेक्निकल बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी नहीं होती हैं। आपको पता है कि ऑडियंस एक फिक्स माइंडसेट के साथ आएगा, विच इज़ कि हम आएंगे, हम खाना खाएंगे, कुछ एंटरटेनमेंट होगा वो देखेंगे और सॉरी और सगन डालेंगे और वापस चले जाएंगे। ठीक है। तो जब आपको पता होता है कि ऑडियंस का माइंडसेट ये है, तो एक पर्टिकुलर तरह के ऑडियंस को केटर करने को आपका इजी तरीका पता चल जाता है और आप वहाँ पे करते जाते हो और धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाते हो। बट वेडिंग एमसी होने का जो मुझे पर्टिकुलरली एक डिसएडवांटेज भी लगता है वो ये है कि अगर आप सिर्फ वेडिंग करते रहोगे ना, आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। आपको कोई एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आपको कोई लर्निंग नहीं मिलेगी। So if you are a curious person, if you are somebody who wants to grow in life, I would ask you to please pick corporate events because that's where your learning come from. जब आप अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जाके काम करते हो, उनके सीनियर मोस्ट लीडरशिप टीम के साथ काम करते हो, उनके काम करने के तरीके को समझते हो, हर ज्योग्राफी से ऑडियंस के साथ आप काम करते हो, तो आपका वो जो एक्सपोजर है ना वो उस टाइम के लिए नहीं, आपकी आने वाली लाइफ में भी अगर आप कुछ और बड़ा करना चाहोगे ना वहाँ पे भी यूज़ कर पाओगे। सो ट्राई टू टेक मोर कॉर्पोरेट इवेंट्स, मोर चैलेंजिंग इवेंट्स फॉर दैट मैटर। नाइस। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं तेरे साथ खेलने वाला हूँ एक रैपिड फायर गेम। ओके। सो मैं तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, तुझे बस जल्दी जल्दी उनका ये तो मैं भी करती हूँ, चल ठीक है, हो जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वेडिंग और कॉर्पोरेट इवेंट्स, इसका वैसे तू दे चुकी है ऑलरेडी, बट तेरे मुंह से दोबारा से एनी टाइम। माइक ऑन और माइक ड्रॉप? माइक ऑन, ऑलवेज रिस्पेक्ट द माइक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हील्स और स्नीकर्स? स्नीकर्स, एनी टाइम, गिव मी स्नीकर्स, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। कोई एक ऐसा क्लाइंट जिसे तू अभी तक नहीं भूल पाई है? बहुत सारे हैं। एक तो वो ही वेडिंग वाले जोकरों। Oh my goodness. I hope it gets viral and they see it. Okay. But yeah, मतलब बहुत सारे मेरे कुछ क्लाइंट्स इतने क्लोज हैं कि अब वो मेरे फैमिली और फ्रेंड्स जैसे बन चुके हैं, एंड आई गेस 100 से ज़्यादा नाम हो जाएंगे, तो अभी इसको छोटे में निपटाते हैं। तेरा वैसे रैपिड फायर बहुत लंबे क्वेश्चंस मैंने लिखे थे। एक कोई ऐसा फेज जो तू हमेशा अपनी एंकरिंग में बोलती है अपनी तरफ से? Absolutely. Because that shows a lot of impact on what you're saying. So absolutely. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि one thing you always carry in your anchor bag, कहीं भी जा रही है, चाहे वो इंडो मतलब दिल्ली में हो या आउट स्टेशन हो, कोई एक Pair of sneakers. पहले ही इसका जवाब दे दिया कि ठीक है, जूते तब तक चढ़े रहेंगे जब तक स्टेज पे जाने का टाइम नहीं होगा, हील्स तभी पहनी जाती हैं बस। अब स्टेज पे जाने जब जाती है तू, सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल चीज क्या होती है तेरे दिमाग में? स्टेज पे जाने में सबसे स्ट्रेसफुल चीज मेरे लिए ये होती है कि जो कंटेंट मैं डिलीवर करने वाली हूँ उस पे ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि मेरे लिए हर ऑडियंस एकदम फ्रेश ऑडियंस होती है, बट उसको क्रैक करने के लिए मैंने अभी तरीके ढूंढ लिए हैं। हाँ होगा यार, इतना एक्सपीरियंस है तुझे अब। एक लाइन जो तू बोलती है और तेरी ऑडियंस पंप हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलती हूँ क्योंकि हर सेटिंग में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, बट आई लाइक टू यूज़ दिस लाइन, आई हाइप यू, यू हाइप मी। ओके, ये भी अच्छी चीज़ है। तो लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं और इस पॉडकास्ट को हम ख़त्म करते हैं। हु इज़ योर बिगेस्ट चीयर लीडर? माई मदर।
वेरी गुड। पॉडकास्ट करके मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगा, इतना मज़ा आया और इतने अच्छे क्वेश्चंस मैंने इससे पूछे। होप But you know, lovely questions, yeah. You've done a lot of homework. Thank you for inviting me to your podcast. yes. I wish it to be a great success. थैंक यू सो मच। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये इसकी बातें आप ध्यान से सुनना, और जो भी अपनी लाइफ में फोकस्ड नहीं है वो प्लीज़ ये पॉडकास्ट सुन के थोड़ा फोकस्ड हो। सोचो जो आपने ड्रीम किया है वो आपको मिलेगा। सो आप भी मेहनत कीजिए, आपको भी फल मिलेगा। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मिलता हूँ नेक्स्ट एक और पॉडकास्ट के साथ। तो सी यू गाइस, बाय। Bye.